बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि आज जो चैप्टर हो उसको आराम से पढ़ा जा सके। तो सुबह सुबह जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सब स्वागत। तो सुबह सुबह श्री कृष्ण कुमार केसरी जी आपका नाम ले लिए। गुड मॉर्निंग बच्चा। रोशन, हेलो सर, कैसे हैं? ठीक है बच्चा, गुड मॉर्निंग। चंद्रमोहन कुमार, गुड मॉर्निंग बच्चे। लालसा कुमारी, गुड मॉर्निंग। प्रणाम शेर खान, अच्छा अच्छी बात है भाई, प्रणाम। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है बच्चे, हम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो राधे राधे। हाँ ठीक है बच्चे, चंद्रमोहन कुमार जी हम भी। सुप्रभात मुकेश जी, रितिका जी, गुड मॉर्निंग। अमन कुमार, हेलो सर, आप बताओ कैसे हो? चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाओ ताकि फिर क्लास को शुरू किया जा सके। धीरे धीरे बच्चे लाइव आ रहे हैं, 1 मिनट का समय लिया जाए। 7:01 हो गए, 7:02-3 पे स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक। मधुपुरा की धरती से सादर प्रणाम। चलो राहुल कुमार जी, एमडी दिलखुश जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दीपक राज जी, राज में डबल जेड थोड़ी होता है यार, राज में आर ए जे ही होता है जहाँ तक हमने पढ़ा है, मेरी इंग्लिश में तो यही था। होगा बच्चे, कल हम कहीं रह गए थे थोड़ा सा आप ही लोगों के काम से, कुछ किताबें लेने गए हुए थे ताकि 14 घंटे की क्लास थोड़ा मज़ेदार हो। आज हो सकता है आप लोगों की आखिरी क्लास है, क्योंकि एक क्लास में इसमें खाली डाटा पढ़ना है और कुछ तो है नहीं, ठीक। पर्यावरण में गुड मॉर्निंग गुरु जी। चलो तो पर्यावरण क्या है पहले तो यही बताओगे? कोई बच्चा लिखेगा पर्यावरण की परिभाषा, उसके बाद आगे बढ़े। पर्यावरण एवं इसके मुद्दे, मतलब मुद्दे ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिसमें पर्यावरण को यदि क्षति हो रही है तो उससे क्या हो, उसको बचाया जा सके ताकि हमारा आने वाला जो कल है या हमारे बच्चों का जो आने वाला कल है वो बढ़िया हो। अगर किसी ने पूछा कि आप अपने आने वाले कल के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, तो अपना आराम से गर्व से कह सको कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा नेचर छोड़ के जा रहे हैं जो उनके लिए बहुत अनुकूल होगा, ठीक। 14 घंटे या 12 घंटे, अच्छा 14 जनवरी को है, सॉरी 12 घंटे, ठीक। उसके पहले भी हो सकता है 13 या 14, लेकिन जहाँ तक अंदाजा 14 या 13 में से, दोनों में से एक ही होगा, ठीक है ना। नवटोलिया अजयपुर की धरती से सादर प्रणाम, गोरखपुर की धरती से सादर प्रणाम। शुभम शर्मा जी, कोर्स खत्म हो गया, हाँ आज आखिरी क्लास है। तो कोई बच्चा पर्यावरण की परिभाषा लिखे। हमारे आसपास के वातावरण को संदर्भित करता है जिसमें जैविक और अजैविक दोनों तरह के प्रभाव शामिल होते हैं, और हमारे, हाँ वही चीज़ लिखा है, चलो ठीक, बात वही है। पर्यावरण क्या है? चलो पर्यावरण क्या है, एक बात वही है, परिक है और आवरण मतलब होता है घेरा। तो पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं उसी को क्या कह रहा हूँ, पर्यावरण कह रहा हूँ। और उसमें जैविक कारक भी हो सकते हैं और अजैविक कारक भी हो सकते हैं, ठीक। किस तरीके से? तो कह रहा है, आप हट जाओ भाई। कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये मान लो क्या है, पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी, एकदम बेसिक तरीके से, और कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। गुरुजी आपके चरणों में सादर प्रणाम, ठीक है बच्चे। चलो, पृथ्वी के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब ये वाले हिस्से की बात कर रहा है, ठीक। इसमें क्या है, बहुत सारी क्या है, गैस है, ठीक। और इसी में जीव जंतु भी है। मान लो कह रहा है कोई पौधा भी हो सकता है, ठीक, कोई जंतु भी हो सकता है, जैविक कारक वायु, सॉरी अजैविक, जल, तापमान, प्रकाश, ये सारी चीजें होंगी। तो कह रहे हैं इन सब का वातावरण में कोई ना कोई योगदान है। गोपालगंज की धरती से सादर प्रणाम बच्चे। चलो बच्चे, चलो अब आओ क्लास पे। तो पर्यावरण कहने का मतलब हमारे आसपास का सारा क्षेत्र पर्यावरण के अंतर्गत आता है, जिसमें जैविक कारक भी हैं, जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्लाज्मोडियम, वायरस, सबको, वायरस को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कह रहे हो, अलग बात है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, अरवल जिला से गुड मॉर्निंग, अरवल तो नज़दीकी है बब्बे कुमारी जी। और दूसरी चीज़ अजैविक कारक, सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, मृदा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। मॉडल पेपर ले कि नहीं, मॉडल पेपर मतलब बच्चे मैं इतना कह सकता हूँ, अभी भी आपको जो भी 12 घंटे की क्लास होनी है बायो की, ठीक है ना, बायोलॉजी की, उसके ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव ही आप देख डालो, वही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है, 70 नंबर पेपर के लिए। तो 12 घंटे की क्लास ही काफ़ी रहेगी आप लोगों के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उस पर आश्रित हो जाएंगे। आज आप लोगों का क्रैश कोर्स खत्म हो रहा है, समझ लो, छोटी छोटी चीज़ें कुछ बची हुई हैं, ज़्यादा नहीं है। आज क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद 1 जनवरी से
ठीक, 1 जनवरी से। मैंने जो प्लान किया है, अगर आपके 30 दिन हैं एग्जाम में, तो 30 दिन में ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ये सीरीज आएगी एक, जिसमें कंटिन्यू चलती रहेगी पर डे। जहां तक प्रिंस सर से बात हुई है सारे टीचरों की, सारे टीचर इसी तरीके से ही पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, और इस बात का ध्यान रखना कि ये 1 महीना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगा। बच्चे आप मैथ के स्टूडेंट हो तो भी कोई बात नहीं, पर पढ़ना तो आपको सबसी चीज़ें को है, अगर आपने एडिशनल में लिया है बायो तो, ठीक है ना। चलो अभी बच्चे लाइव आ गए हैं और फिर क्लास को करते हैं शुरू, ठीक है ना। पूर्णिया, चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है वनोन्मूलन। तो सीधे सीधे समझो, वनोन्मूलन मतलब वन की कटाई, वनोन्मूलन मतलब वन की कटाई, ठीक। चलो सर फिजिक्स का कब खत्म होगा? इस महीने के लास्ट तक सबका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्या लिखा, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का सीधा अर्थ किससे है? वनों की कटाई से है, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही मतलब समझ रहा, ठीक है ना। सर एग्जाम के कारण मेरा बीपी बढ़ गया, बढ़ना चाहिए भाई, ठीक। लिखा है वनोन्मूलन किसी क्षेत्र में जंगल के आवरण का निष्कासन, निष्कासन मतलब काट के अलग करना, गिरावट के कारण होता है। सन 1900 में जंगल का क्षेत्र 7000 करोड़ हेक्टेयर में फैला था, जो 1985 तक घटकर कितना हो गया? 2890 करोड़ हेक्टेयर हो गया, ठीक। जबकि सन 2000 में यह घटकर 2400 करोड़ हेक्टेयर पर पहुंच गया। इसी प्रकार ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहां पर वर्षा वन पाए जाते हैं, 16 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 938 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया। और फॉरेस्ट कवर शीतोष्ण, जहां ठंडी पहुंचती है वहां 40% तक सम शीतोष्ण में केवल 1% दर में भी क्या होगा? परिवर्तन दर्शाता है। वन क्षरीकरण या वन को काटना, डिफॉरेस्टेशन, भारत में काफी अधिक है। भारत में 1930 में कुल जमीन का 1/3 वन क्षेत्र था, जबकि 1951 में यह सिर्फ 23% था। सन 1980 में 19.4% था, जबकि 2003 में 20.64 था। इतना जानकारी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि अगर कभी पूछ ले रहा है, जो कि पूछेगा नहीं लेकिन मैं किताब में था तो ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब सुनो सीधे कहानी। अगर पूछेगा वनोन्मूलन किसे कहते हो, तो अनियंत्रित पौधों की कटाई क्या कहलाती है? वनोन्मूलन कहलाती है। जिसके कारण क्या कह रहा है? पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषित होगा, वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूरी तरीके से क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। चलो तो वनोन्मूलन में क्या है? वायुमंडल में क्या बढ़ेगा? एकदम सुनो, स्टोरी टाइप याद हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ेगी, तो पृथ्वी के तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एक गर्म गैस है। तो पृथ्वी के तापमान में क्या होगा? पृथ्वी के तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्णन कहते हैं। वैश्विक ऊष्णन कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसका हमारे दैनिक दिनचर्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसके कारण जो ध्रुवों पर, कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ के पहाड़ हैं, जिन्हें क्या कहते हो? ग्लेशियर, ये क्या होंगे? पिघलने लगेंगे, जिससे नदियों का जल स्तर क्या बढ़ जाएगा? नदियों का जल स्तर बढ़ने लगेगा, जिससे क्या होगा? नदियों का जल स्तर बढ़ेगा तो बाढ़ जैसी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और समंदर के किनारे के जो बसे शहर हैं जैसे मुंबई वगैरह, वो पानी उस शहर में घुसने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक सीरीज ही तो है, पूरा जनवरी क्वेश्चन बैंक सीरीज है। बाकी अपना टीचर का क्या बोलते हो, गेस्ट पेपर आएगा, 5 पेपर मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो अभी कहानी सुनो, कहानी के तौर पे याद हो जाएगा। वनोन्मूलन किसे कहते हो? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई या वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, उसे क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषित होगा तो पर्यावरण में किसकी मात्रा बढ़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और वायुमंडल में या पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हो? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ऊष्णन कहते हो। और वैश्विक ऊष्णन होने के नाते क्या होगा? ध्रुवों पर जो बर्फ के पहाड़ हैं, जिन्हें ग्लेशियर कहते हैं, वो पिघलने लगेंगे, जिसके कारण नदियों का और समंदर का जलस्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बस इतना लिख दोगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बताओ, जितना हम बोले उतना स्टोरी के तौर पे याद रहेगा? इस चैप्टर को रट के नहीं लिख पाओगे, इतना तुम याद रख लेना, पहले ही बता दे रहा है। इस चैप्टर को अपने दोस्तों में जितना डिस्कस कर लोगे उतना फायदा है तुम्हारे लिए। बताओ बताओ। हाँ मेरा ही है, रंजन कुमार जी, बताओ।
भैया याद हो जाएगा ये ऐसे ही। चलो ठीक है, अच्छी बात है एमडी सलमान जी। नोटिफिकेशन तो मेरे सामने सेंड किया है बच्चा लगभग 6:54 पे। यस सर। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई वनोन्मूलन कहलाती है, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है या प्रदूषण होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करता है। हाँ, ये पर टेस्ट लॉन्च हो जाएगा नया, वो दूसरा ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस पर टेस्ट है, ठीक है ना वो। चलो यस सर, याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन आना है इससे बस, और कुछ नहीं, बाकी ऑब्जेक्टिव और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस चैप्टर से केवल एक ही क्वेश्चन आने आपके। चलो, तो पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहोगे? वैश्विक ऊष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहोगे, जिससे क्या होगा? ध्रुव पर उपस्थित बर्फ के पहाड़ क्या होंगे? पिघलने लगेंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलेंगे तो नदियों का और समंदर का जलस्तर क्या होगा? पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलो, कन्हैया कुमार जी, क्या गलत बात है, आपका नाम नहीं लिए इसीलिए। चलो, अभी आप लोगों की कल मैथ है, शायद मैथ की 12 घंटे की क्लास है, ठीक। कोई बात नहीं बच्चे, स्नेहा झा जी, उसको लिखने का तरीका हम समझा देंगे। एक तो मच्छर अभी अलग परेशान किए हुए हैं, ठीक है ना। चलो, ये रहा क्वेश्चन। विश्वव्यापी उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णन किसे कहते हैं? इस पर नोट लिखें। तो लिखा, जब पूरी पृथ्वी के संदर्भ में तापमान में वृद्धि होती है, इसे विश्वव्यापी उष्णता या वैश्विक उष्णन कहते हैं। या कार्बन डाइऑक्साइड तथा वायु प्रदूषण के वायुमंडल में संग्रहण तथा सूर्य की रोशनी व विकिरण के अवशोषण द्वारा होता है। इसका दीर्घकालीन प्रभाव जीवन पर पड़ता है तथा समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाता है, जिससे उपतटीय क्षेत्र, शहर इत्यादि के जलमग्न होने की संभावना बढ़ जाती है। यही चीज अभी हम बोले हैं, कहानी के तौर पे याद हो गई होगी, क्योंकि जो चीजें आपकी किताब में लिखी हैं या क्वेश्चन बैंक में लिखे हैं उसी को एकदम रट के आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। चलो बताओ, ग्लोबल वार्मिंग लिख लोगे, वनोन्मूलन लिख लोगे, बताओ। रटंत विद्या आवत नहीं, थासन भोजन पचत नहीं। थासड़ भोजन मतलब बच्चे, चलो जितना बोले हैं उसके हिसाब से आप लिख लोगे ग्लोबल वार्मिंग। बताओ, पहले बायो का ले लेंगे बच्चे 12 घंटे की क्लास, तो आप लोग भूल जाओगे उसको, पहली चीज। इसीलिए एग्जाम के करीब तक, क्योंकि 15 दिन में कुछ सब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव भी तो पढ़ लोगे, तो इसीलिए 14 जनवरी तक आराम से ले जा जाएगी, ताकि वो 15 दिन के अंदर आपको याद भी रहे आराम से, ठीक। चलो, मेन रीजन ये है। बिल्कुल बच्चे, यस सर अब लिख लेंगे, यस सर यस सर यस सर आने लगा, ठीक है ना जी। बाहुबली जी, अच्छा बाहुबली ना बताओ यार, दुबले पतले हाथ हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट याद नहीं होता बच्चे, तो बच्चों से दोस्तों से डिस्कस करो उसको, और खाली ऐसे दोस्तों के साथ समय ना बिताओ जो तुम्हारे लिए क्या है? नुकसान कह रहा है, पहुंचा रहा है, ठीक। अगला, राष्ट्रीय वन नीति पर नोट लिखें। राष्ट्रीय वन नीति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? राष्ट्रीय वन नीति की हमें आवश्यकता पड़ी होगी कब? जब जंगल की कटाई तेजी से हो रही है, तो जंगल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं चलाई होंगी, जिसके कारण हम जंगल में किस क्षेत्र को काटें, किस पौधे को काटें, किसे न काटें, इन सब बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो उस आधार पर, ठीक है ना, मेरा दोस्त नहीं है, अरे भाई बना ले। दुनिया में जब इंसान पैदा होता है तो किसी का चाचा, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का कुछ मामा, ताता, ताऊ, जो भी हो, सारे रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। इकलौता एक रिश्ता होता है दोस्त, जो इंसान खुद चुनता है। तो जिंदगी में एक काम है, वो भी नहीं रिश्ता बना पाए, ठीक है ना। चलो, हाँ, लिखा है वन संरक्षण, वनों को कटाने से बचाने के लिए, वह वनाच्छादन मतलब के विस्तार और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वनों के प्रबंधन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए तथा वन बंटवारे के आधार पर अवक्रमिक वनों की सुरक्षा एवं पुनरुद्धार के लिए ग्रामीण समुदायों एवं स्वैच्छिक संगठनों की सहायता लेने के लिए इस नीति की क्या की गई? घोषणा की गई। और प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं। पहला, वर्तमान तथा पूर्व काल में पौधों का वितरण। दूसरा, पौधों की संख्या में कमी, स्पीसीज की जैवीय मूल। अब इसको सुनो, कहानी के तौर पे जो तुम्हारे आसपास घटनाएं घटती हैं, सुनो। अक्सर देखते होगे तुम्हारे, अगर कोई जंगल के क्षेत्र के आसपास रह रहा होगा व्यक्ति, या उसका घर होगा या उसके घर के कुछ दूरी पर जंगल वगैरह होगा, ठीक है ना, अक्सर देखते होगे, हाँ ठीक, सुनो कहानी सुनो, आराम से याद हो जाएगी चीज। अक्सर देखते होगे वहां पर जब लोग घर बना रहे होंगे तो मकान की जो दीवारें होंगी, दीवार होगा वो पक्का होगा, मतलब ईंट, गारे, मिट्टी, बालू, छड़ से उसको जोड़ रखे होंगे, लेकिन वो छत टीन शेड होगा। वो छत क्या होगा? टीन शेड होगा। तो एक्चुअल में वो जमीन विवादित है। उसका कहने का मतलब ये है कि ये क्षेत्र कभी जंगल था जहां पर लोग आके निवास कर लिए। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जब तक आपको हम रहने दे रहे हैं रहिए, लेकिन आप पक्का मकान नहीं बना सकते हो। क्या नहीं बना सकते हो?
सर खुद से लिख सकते हैं ये सब समझ के, हाँ अच्छी बात है मुकेश कुमार जी, ठीक है ना। तो वहां पे तुम छत नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि साल में एक बार गवर्नमेंट आती है और मकान तोड़ देती है, दुकान के आगे का हिस्सा क्या करती है, तोड़ देती है। वो इसलिए क्योंकि अगर तुम एक बार पक्का मकान बना लोगे तो उस जमीन पर अपना हक जताने लगोगे। तो राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है कि जो चीज जंगल की है या सरकारी है उस पर तुम अपना दीवार खड़ा करके मकान बना सकते हो, पर उसको परमानेंट छत नहीं लगा सकते, नहीं तो तुम हक बचाओगे कि वो हमारा है। तो उसके लिए क्या करती है सरकार, एक बार ले आती है अपना बुलडोजर, साल भर में गिरा के चली जाती है सफाई करके, फिर लोग खड़ा कर लेते हैं, उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भविष्य में अगर उस जमीन की आवश्यकता सरकार को पड़ेगी तो वो जमीन आपसे ले लेगी, उसका कोई भी मुआवजा आपको नहीं दिया जाएगा। और इसी बीच एक कानून ले आई गवर्नमेंट, जिसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जंगल की जमीन पर 25 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत कर लेता है तो उस जमीन पर उस व्यक्ति का हक है, लेकिन उसमें यह उसको साबित करना पड़ेगा कि 25 सालों तक उसने उस जमीन पर खेती की है। इसीलिए क्या होता है, शुभम कुमार यादव जी मेरी तरफ से नमन, ठीक है ना। छत नहीं लगा पाओगे बच्चे, गुलाब जुबैर जी, ठीक है ना। चलो, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट कही कि अगर आप 25 सालों तक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जंगल की जमीन पर, वहां पर 25 सालों से उस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, तो वो जमीन आपकी है। लेकिन करने देगी तब ना, हर दिन क्या होगा, हर साल आके उसको क्या करेगी, तोड़ फोड़ करके चली जाएगी। तो सीधे सीधे वन नीति यही कहती है कि जंगल की जमीन से दूर रहिए, जंगल की जमीन पर आपका कोई हक नहीं है। यदि आप किसी कारणवश किसी जंगल की जमीन पर 25 वर्ष गुजार चुके हैं और वहां पर खेती किए हुए हैं तो क्या होगा, वो जमीन आपकी है, लेकिन उसको आपको साबित करना पड़ेगा। तो यही है राष्ट्रीय वन नीति। और ये लाइन लिखी है कि लोगों को सहारा लिया जाए, तो उसमें सहारा लिया ही जाता है, जिसमें यह कहा जाता है जंगल से केवल उन वृक्षों को काटा जाए जो सूख गए हैं, लेकिन जैसे ही वृक्षों को काटा जाए वहां एक नया पौधा लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर 1000 पौधे लगाए जाते हैं तो उनमें से केवल 6 पौधे बच पाते हैं, बाकी पौधों को जंगल के जानवर खा के नष्ट कर देते हैं, ठीक ना। चलो लिख लोगे अभी? हाँ, MD आबिद जी रोहतास से। चलो भाई, रात दिन नहीं होगा, केवल दिन में क्लास होगी। इतना क्या रात दिन होगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। ये भी आप लोग पहले से पढ़ रखे हो। लिखा है इसके अंतर्गत नहीं मरम्मत होने योग्य कंप्यूटर्स, मोबाइल्स तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं जिन्हें ई वेस्टेज कहते हैं। ऐसे वर्ज्य पदार्थ को विकासशील देशों जैसे भारत, चीन एवं पाकिस्तान में तांबे, लोहे, सिलिकॉन, निकेल एवं सोना के निष्कर्षण के लिए पुनर्चक्रण या रिसाइकिल द्वारा तैयार किया जाता है, या जो भी समझ लो। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इतने ज्यादा हो गए हैं जो खराब होने पर हम उसको ऐसे ही इधर उधर फेंक दे रहे हैं, जिसका उपयोग क्या होगा, कुछ नहीं, वो केवल प्रदूषण फैला रहा है। क्योंकि मिट्टी में वो क्या होगा, सड़गल कर नष्ट होगा, और उसमें जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो पौधा जल अवशोषण की क्रिया में क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, फिर पौधे में जाएगा, पौधे में जो फल बनेगा उसको मनुष्य खाएगा। तो उससे क्या होगा, मनुष्य के त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर, पथरी, ये सब चीजें होंगी, किसी अंग का कैंसर होगा, ये सब चीजें होंगी, ठीक है ना। गुरु जी आप हमसे नाराज हैं क्या? संगीत कुमार जी नहीं नाराज है भाई, क्यों नाराज होंगे, ठीक है ना। हाँ ये नियम लागू है भाई, ऐसा नहीं है नहीं लागू है, ठीक है ना, अपनी तरफ से थोड़ी जोड़ रहे हैं, ठीक। तो उसी में कह रहा है कि उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के थ्रू जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हानिकारक हैं वो हमारे शरीर में पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, मूलरोमों द्वारा, और फिर फल में जब वो स्थानांतरित होते हैं तो उसको जब हम खाते हैं तो उससे क्या होते हैं, हम ग्रसित हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण। सर मेरा भांजी का भी प्रणाम स्वीकार कीजिए मिस्टर विवेक कुमार जी। चलो गुड़िया रानी देवी जी को सत सत प्रणाम। कोई बात नहीं, आर्मी लवर जी। शुभम कुमार यादव जी, उसके लिए सबको दुख होगा। गवर्नमेंट यूज कर रही है तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उसमें दिक्कत आएगा ही। आदर्श पीटरसन जी, ठीक है। दिलशान जी, MD दिलशान जी, ठीक ना यार, अब पुष्पा राज ना है, ठीक है ना। अगला है ध्वनि प्रदूषण। तो शोरगुल, तो ये तो आप लोग भी हारन बजाते हैं, मैं भी बजाता हूं, पर सीमित तरीके से बजाया जाए तो शोर प्रदूषण थोड़ा कम हो सकता है। लिखा है ध्वनि प्रदूषण वातावरण में होने वाले अत्यधिक ध्वनि के कारण होता है जो प्राप्तकर्ता को, मतलब जिसको सुनाई देता है, सीधे प्रभावित करता है। यह काफी अधिक तीव्रता वाली ध्वनि है जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल
मतलब हानिकारक प्रभाव पड़ता है। करीब 80 डेसिबल या इससे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। इस तरह के ध्वनि की तीव्रता की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, मतलब ध्वनि की तीव्रता को नापा जाता है किस यूनिट में, हर्ट्ज में। मनुष्यों में श्रवण की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ध्वनि स्तर को मापने की इकाई डेसिबल है। डेसिबल में ध्वनि की क्या है, इकाई है। तो ये दो शब्द ध्यान रखना, डेसिबल और एक क्या, हर्ट्ज। ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में नापी जाती है, जबकि ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो क्या है, डेसिबल है। ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं बच्चा, आराम से सोना। कि एक बच्चा कह रहा है सर सुबह की क्लास खत्म हो रही है, कल आराम से सोएंगे, रहेगी इसी टाइम पे क्लास, ठीक है ना। हर्ट्ज और डेसिबल में अंतर एक बच्चा लिख दिया। डेसिबल में ध्वनि की इकाई, ध्वनि को नापा जाता है। हर्ट्ज ध्वनि की क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक नहीं रोशन जी, एक सामान्य इंसान। एकदम कहानी के तौर पे पढ़ो, ज्यादा दिमाग न लगाओ। ज्यादा दिमाग लगाओगे बच्चे तो ये भूल जाएगा सब। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस एवं टेक्सटाइल मिल जैसे विभिन्न उद्योग, ट्रैक्टर हो सकता है, ट्यूबवेल हो सकता है, सरीखे कृषि के यंत्र हो सकते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, अन्य स्पोर्ट्स ट्रांसपोर्ट के साधन, विभिन्न समारोहों के मौके पर पटाखे एवं लाउड स्पीकर, सरीखे यंत्र एवं उपयोग। तो ये सब हो सकते हैं क्या, ध्वनि प्रदूषण के साधन, जो कि आराम से आप लोग लिख सकते हो। ठीक, फिर भी ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। सर मेरे फ्रेंड के को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो किससे बायोलॉजी। देखो भैया, पहली चीज, जो इंसान खुद के लिए ना लड़े उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए। पहली चीज, एक चीज क्लियर करो, ठीक है ना। जो इंसान खुद के लिए ना लड़े, पढ़ाई लिखाई किसी भी चीज से, उसके लिए तुम ना लड़ो। इस जिंदगी का सबसे बड़ा गलती पता है क्या है, कि किसी को राय देना। अगर उस राय देने से उसका भला हो गया तो वो कहेगा मैंने किया, और किसी व्यक्ति को कोई राय दिया उससे आपका उसका गलत हो गया तो वो आपको दोष देगा, जीवन भर कोसेगा। ठीक है ना। बताओ। ठीक, अगला, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या है। लिखा, श्रवण पर प्रभाव, सुनने पर अचानक 150 डेसिबल या इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि द्वारा कर्ण पल्लव को क्या होता है, क्षति हो सकती है। कान के पर्दे को नुकसान हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, नेत्र पर दबाव हो सकता है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, सामान्य स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, कुप्रभाव पड़ेगा, अनिद्रा आ जाएगी, भावनात्मक व्यवधान आ जाएगा, मानसिक रूप से परेशान रहोगे। इसीलिए ज्यादा तेज स्पीकर में आवाज, कान में ईयरफोन में साउंड सुनने से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है हमेशा, वो नुकसानदेह है उसके लिए। ठीक है ना। चलो, बढ़िया है। हाँ डीजे, सर डीजे नहीं होगा अब, ना बजाओ। हम लोग तो सह लेते हैं लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति उसको नहीं सह पाते। अगला है ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण। ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए विभिन्न प्रमुख स्थानों पर डेसिबल मीटर यंत्र लगाया जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नियम प्रतिपादित किया जाना चाहिए। नियम तो है पर हम ही लोग फॉलो नहीं करते। आम नागरिकों को सचेत किया जाना चाहिए, जिससे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज व अन्य सरकारी मकानों के नजदीक हार्न मुक्त क्षेत्र विकसित हो। सीधे सीधे कहने का मतलब है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, किसी और पे ना थोपा जाए। अगर हम, दुनिया क्या कहते हैं उसको, एक कहावत है, नेफ्राइटिस किडनी में होता है बच्चे, ठीक है ना। तो एक कहावत है कि हम सुधरे जग सुधरा। तो हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें तो पूरा जग अपने आप सुधर जाएगा, पर वो एक दिन में तो नहीं होने वाला, ये तो मुझे भी पता है, वो लंबा समय लेता है। उदाहरण के तौर पर कोरोना के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था तो आप लोगों को याद होगा कि जितनी भी प्रदूषित नदियां थी उनका जल स्तर इतना साफ हो गया था, इतना अच्छा हो गया था कि हमारे वहाँ घरों के आसपास या घरों में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 70-80 साल या 80 साल से प्लस है, उन लोगों का कहना यह था कि इतनी साफ इस नदी को उन लोगों ने कभी नहीं देखा था। तो सोचो प्रदूषण फैलाया कौन है यहाँ पे, प्रदूषण फैलाया है मनुष्य। इस दुनिया में सबसे होशियार जानवर मनुष्य ही है और सबसे ज्यादा खराब जानवर मनुष्य ही है। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है ना। याद नहीं करना बच्चे, रटोगे तो भूल जाओगे। चुपचाप कहानी के तौर पे बात सुनो, डिस्कस करो दोस्तों में, इस पर आराम से टॉपिक याद रहेगा। किसी का भी पूरा लिखाया हुआ इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन नहीं याद कर पाओगे, एग्जाम में भूल जाएगा, नुकसान भी होगा आपका, ठीक है ना। हम्म 12 घंटे वाली क्लास भिजवा दीजिए सर, ठीक है, बोलते हैं। नेटवर्क सही है यहाँ से। हाँ ये लॉन्ग आंसर है इकलौता। सर जी मनुष्य राक्षस है, ठीक, एक लिखा सर जी मनुष्य राक्षस है। अब ओजोन, ओजोन को किससे लिखते हो, O3 से।
O3 से, और इसको नापने की इकाई क्या है? डाबसन। क्या है? डाबसन। ज्यादातर तो ऑब्जेक्टिव में यही पूछा है। तो सेम चीज लिखा है, सूर्य की किरणों में उपलब्ध पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक है, जिससे हमारी रक्षा ओजोन परत करता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर के स्तर पर पाया जाता है, जो 16 से 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक रक्षात्मक आवरण के रूप में रहता है, तथा विकिरणों के प्रभाव से होने वाली बीमारी जैसे त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद आदि से बचाता है। और ओजोन का निर्माण आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन है और एक फ्री ऑक्सीजन है, जो मिलने से बनाते हैं ओजोन आवरण। ठीक है ना? मैं तो नहीं यूज करता भाई, मैं तो वायर वाला ईयरफोन यूज करता हूँ अभी भी, ना ही नेक बैंड ना ही तो ईयरबड, कुछ भी नहीं, वायर वाला ईयरफोन मैं अभी भी यूज करता हूँ। ठीक है ना? ठीक है सुधांशु कुमार जी, हैप्पी बर्थडे अगर आपके घर आपकी बहन का बर्थडे है तो। चलो, ओजोन के बारे में, यह पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण है, किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में। कितनी ऊंचाई पे है? लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करता है? बचाता है। इसका नापने की इकाई क्या है? डाबसन है, जिसके कारण कह रहा है कि जब ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमको बचाता है, तो इसे स्किन कैंसर, त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, ये सब बीमारियों से हम लोग क्या होते हैं? बच जाते हैं। ठीक है भाई, उसको रिजल्ट देखने दो ना, क्या बात है, अच्छी बात है। हम्म। बच्चा नितेश कुमार जी, जीएनएम पे बाद में ध्यान देना, पहले बोर्ड एग्जाम पे ध्यान दे लो। डाबसन एक इकाई है जिससे ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। इससे क्या करते हो? ओजोन की मोटाई मापी जाती है, मापी जाती है। ठीक है ना? चलो, मैसेज आता है राधा कुमारी जी, कोई बात नहीं बच्चे, लेट हो गया, आज स्टोरी टाइप ही है, बस पढ़ के सुनना ही है और कुछ ना करना है। ठीक है ना? चलो, हाँ, स्किन कैंसर, मोतियाबिंद, तो बनाइए भाई। जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनसे आप कुछ ना कुछ क्या करें, कह पाए अपने मन की बात। अगला लिखा है, आधुनिक जीवन शैली में उपयोगी कुछ रसायन जैसे फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से अभिक्रिया करके आणविक O2 तथा परमाणविक ऑक्सीजन में विखंडित कर देते हैं और ओजोन स्तर का क्या करते हैं? अवक्षय कर देते हैं। इसे ओजोन छिद्र कहते हैं। तो ओजोन को हम लोग क्या लिखते थे? O3। बना किससे था? एक ऑक्सीजन से और एक फ्री ऑक्सीजन से। तो कह रहा है ऑक्सीजन, सॉरी, ओजोन से ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन को कौन अलग कर देता है? फ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन अलग कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ओजोन आवरण जहां पर है कहीं ना कहीं एक होल हो जाता है, जहां से सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। कह रहा है, इसका सर्वप्रथम दक्षिण ध्रुव या अंटार्कटिक में वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया था। ओजोन की इस क्षति को कम करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों में यह प्रयास हो रहा है कि CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग पूर्णतः क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए, जिसके लिए ओजोन अवक्षय को रोकने के लिए सर्वप्रथम 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जो कहां पर हुआ था? कनाडा में। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर महासहमति बनी, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन आवरण को क्षति से बचाने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उपयोग करते हो, जो कि कहां पर निर्णय लिया गया था? कनाडा में। इसमें निर्णय यह लिया गया था कि हर देश अपने वहां क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण कम करेगा, मतलब ऐसे साधनों का उपयोग कम करेगा जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम होते हैं। इसीलिए आप लोग देखते होंगे, अब जो नई बाइक आते हैं BS6 मॉडल, उसकी टंकी पे एक छोटा सा स्टिकर होता है। उस छोटे स्टिकर पर लिखा रहता है E20। कोई बच्चा इसका मतलब समझा सकता है? E20 का उस टंकी पे छोटा सा स्टिकर लिखा होगा E20। बताओ E20 क्या होता है? बताओ, छोटा सा स्टिकर E20 का क्या मतलब है? कोई बात नहीं बच्चे, एक दो दिन आराम कर लेना सुबह, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और क्या। क्योंकि प्लानिंग में तो एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा ही, पूरे 1 महीने की प्लानिंग है वो। मैंने देखा ही नहीं है सर। इकोलाई 20 एक लिखा, एक लिखा सिद्धार्थ राज एथेनॉल 20। एथेनॉल 30 नहीं होगा, 20 चल रहा है अभी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो पेट्रोल है, अगर आप 100 रुपये लीटर ऑन एवरेज पेट्रोल लेते हो, तो उसमें 20 या 200 ml क्या होता है? एथेनॉल होता है, 20%। ठीक है ना? 1 लीटर में। तो आप एथेनॉल का पैसा भी देते हो और पेट्रोल का भी पैसा देते हो। ठीक है ना? तो एथेनॉल 20% है, मतलब उससे प्रदूषण क्या होता है? कम होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम बनते हैं। इस चीज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो E20 का पूरा नाम एथेनॉल 20 है, जो कि पूछता भी है। ठीक है ना? चलो आगे, फिर इससे ज्यादा तो ना दिख रहा है हमको। ठीक,
मच्छर राम जी हट जाइए। जैविक खेती किसे कहते हो? सारे क्लास इसके बाद यूट्यूब पे चलेंगे, प्रैक्टिस आप लोगों की यूट्यूब पे होगी। कंपटीशन खुद से होना चाहिए बच्चे, किसी और से नहीं। पता चला कोई व्यक्ति, उसकी पढ़ने की एफिशिएंसी 10% है और तुम मुझसे 11% या 50% पढ़ के आगे कह रहे हो कि अरे यार हम तो बहुत पढ़ते हैं। अरे भाई कंपटीशन खुद से करो कि तुम 50% पढ़ते हो तो उसको 60 करो, अगले दिन उसको 70% के रेशियो पे ले आओ, वो तो अपना स्थिर रहेगा ना वहाँ पे। तो तुम उससे क्यों कंपटीशन कर रहे हो? अपनी लड़ाई खुद से लड़ो, ठीक। हम पटना में ही है यार, कहाँ जाएंगे। लिखा है खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम या नहीं कर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, कार्बनिक खेती कहलाती है। इस प्रकार की खेती में पेड़ पौधों के अवशिष्ट, जानवरों के मल मूत्र, कृषि अवशिष्ट आदि कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। इसमें संसाधन का अधिकतम उपयोग कर उत्पादकता या उत्पादन दर में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। कहने का मतलब एक होता है उर्वरक, बायो का टेस्ट कब होगा? जल्द ही। इस बात को तो लिखना चाहिए क्योंकि प्रिंस सर से तो डिस्कस करना चाहिए। चलो, दुनिया ज्ञान देती है साथ नहीं बच्चे, दुनिया साथ भी देती है पर ढूंढने वाला चाहिए, ठीक है ना। क्लास पटना से चल रहा है रविराज जी। चलो चलो, तो सीधे सीधे कह रहा है जैविक खेती एक होता है उर्वरक, एक होता है खाद। तो हम यहाँ पर खाद का प्रयोग करेंगे, नैतिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। खाद का प्रयोग करोगे न कि उर्वरक का, क्योंकि खाद जीवों के शरीर से सड़ा गलाकर बनाया जाता है, जबकि उर्वरक रासायनिक होता है और उसे फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। जैसे शक्तिमान वाला बोरा आता है, यूरिया का बोरा, जिस भी कंपनी का आता होगा आपके वहाँ, हमारे वहाँ तो शक्तिमान कंपनी का आता है, ठीक है ना। चलो, तो हम यहाँ पर उर्वरक का प्रयोग न करके खाद का प्रयोग करेंगे। इसलिए ताज़ा गोबर को खेत में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ताजे गोबर में बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होंगे, वो फसल को और नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उसको एक जगह इकट्ठा करो, उसको सड़ा गला कर नष्ट करो, पूरी तरीके से डिग्रेडेबल हो जाएगा, तब जाकर उसको खेत में डाला जाता है, ठीक है ना। चलो, हाँ ठीक, हाँ खत्म ही हो गया है, बाकी कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था और एक क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल सर्वप्रथम जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को पारित किया गया था। यह 16 फरवरी 2005 से अस्तित्व में आया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में इसे सिफारिश किया गया कि जलवायु में परिवर्तन होना जरूरी है, जैसे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में की कमी के द्वारा। यह आज के समय में काफी प्रभावी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन से। मॉन्ट्रियल किससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, हाँ ये तो पढ़ी जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, आपके वहां भी मिलता है शक्तिमान पर, ठीक। हम्म, चलो बढ़िया। और तो कुछ ना दिख रहा है। ठीक है ना, मृदा प्रदूषण देख लो। चलो, ये लास्ट है, हम यहीं के हो गए भाई। अब मृदा प्रदूषण में मृदा की मूल संरचना में मौजूद तत्वों की कमी या अतिरिक्त तत्वों को जमा होने से होता है, जिसके कारण उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही पादप की क्वालिटी एवं ग्राउंड वाटर में भी क्या होती है? कमी आती है। ऋणात्मक मृदा प्रदूषण में मृदा की उत्पादकता में ह्रास होता है, मृदा क्षरण के द्वारा मृदा के अत्यधिक उपयोग के कारण। जबकि सकारात्मक मृदा प्रदूषण का कारण अवक्षाद अवांछित पदार्थों के जुटने के कारण होता है। इसमें भी मृदा की उत्पादकता का ह्रास होता है।
एवं रासायनिक खाद दो प्रमुख कृषि संसाधन हैं जो अवांछनीय पदार्थों के प्रमुख, अरे यार लाइन छूट गया क्या, प्रमुख प्रदूषक होते हैं, प्रदूषक होते हैं। मृदा प्रदूषण कहने का मतलब मिट्टी में उपजाऊपन धीरे धीरे क्या हो, खत्म हो जाए, बस इतने से मतलब है, ठीक है ना। मिट्टी में उपजाऊपन धीरे धीरे क्या हो, खत्म हो जाए। चलो छोड़ो, अब सीधे आ जाओ अब पहले पे। किसी को किसी भी चीज़ की कोई जानकारी लेनी है तो पूछ सकता है, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ ना था। बाकी सब ऑब्जेक्टिव में कौन सा वन अभ्यारण्य कहाँ है, ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव में कीजिएगा ताकि उसी समय उसको याद हो जाए आपको, ठीक है ना। और आज शाम को ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है, अगर किसी ने नहीं लिया तो मैंने तैयार किया है 100+ ऑब्जेक्टिव, जो कि 8वें चैप्टर से, जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग से लेकर आज के 16वें चैप्टर तक है। तो हालांकि बोल दिए हम प्रिंस सर के कि आज की क्लास हम लेना चाह रहे हैं, तो आज आप लोग ऑब्जेक्टिव में जरूर जुड़िएगा बच्चे, ठीक है ना। बताओ, बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप लोगों को पढ़ा के एक जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी रही हो बच्चे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, पर आने वाले इस जनवरी के महीने में उस कमी को पूरी तरीके से दूर कर दिया जाएगा। किसी की कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी चलेंगे, ठीक है ना। और पूरी तरीके से आप लोग भी अपनी तरफ से 101% देने की कोशिश कीजिए एग्जाम में, जितना हो सके। अब जो भी घूमे, शादी ब्याह में गए, इधर उधर गए, सारी चीज़ों को एक बार छोड़ दो। 12 महीने में से 11 महीने आपने जो किया वो बीत गया, वो नहीं आने वाला है लौट के। तो आने वाला जो 1 महीना है उसको अपने आप को सीमित रखो, अपने दोस्तों से सीमित रखो, केवल उन्हीं दोस्तों के आसपास समय व्यतीत करो जिनसे आपकी पढ़ाई में लाभ हो। बाकी चीज़ें तो आप 1 महीने बाद भी कर सकते हो, पेपर खत्म करने के बाद, ठीक है ना। चलो हाँ हाँ, इसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है ना बच्चे। इसके बाद सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस चलेगी, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव। बताओ बच्चा, जिसको पढ़ना होगा, तानिशा कुमारी, जिसको नींद नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग, मैं अपनी बात बताऊं, आप लोगों को कई बार बताया है कि मेरा 10th में 61.66%, और वो भी कब, 2009 में, ठीक है बच्चा। 12th में मेरा 2011 में कितना है, 64.2%, कब, 2011 में। उसके बाद 2011 से 2012 का जो सेशन था, ठीक है ना, इसमें 1 साल हम फेल हुए, क्या, बीएससी फेलियर थे, क्योंकि 600 नंबर के पेपर में 192 नंबर ही था, ठीक। उसके बाद 2012 से 13, 13 से 14 बच्चा, और 14 से 15, ये 3 साल लगे मुझे बीएससी कंप्लीट करने में। और 3 साल में ये नंबर बढ़ के पता है कितना परसेंटेज गया, केवल 53.11 मेरा ग्रेजुएशन में, कहाँ पर, बीएससी में। लेकिन बच्चे ठीक है ना, जब कहते हैं ना कि आग लगे और कहे कि ना यार अब तो हो गया, बहुत हो गई घुमाई, बहुत हो गए दोस्त यारी, बहुत हो गया, अब उन्हीं लोगों के साथ जीवन व्यतीत करना है जो हमें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो मेरा डिग्री है, चाहे डीएलएड हो, ठीक, टीचिंग डिग्री, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, ठीक, ये सारी डिग्री मेरी 94+ % है 2017 के बाद से, क्योंकि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मुझे लगा कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, ठीक। शिव जी बताइए, तब जाके लगा कि पढ़ना ज़रूरी है। पूरी जनवरी बायो को, ठीक है। पीडीएफ के बारे में बोल देते हैं जो नहीं गया है। नींद ना आने की बीमारी को इंसोमिया कहते हैं, जो मुझे भी है, ठीक है ना। खुद पर भरोसा रखो, एग्जाम में बेहतर कर पाओगे, पर उसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ाई जरूर करोगे समय से, ठीक है ना। वादा करो कि पूरा जनवरी एकदम मन से अच्छे से पढ़ोगे। आ जाएगा सिंह साहब। जो बीत गया उसको याद करने से कोई फायदा नहीं, उसको बदल नहीं सकते, जो सामने है उसको बदलो। चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना बच्चे। तब तक के लिए
जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मुस्कुराते रहिए। आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलो, जितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, बाय।